बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 है। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने कुछ इन चीज़ों को डिस्कस किया था एंड पे। ठीक है, एक तो हम ये देखते कि हमारा जो टर्बो C++ है वो क्या चीज़ होती है, और सेकेंडली हम IDE को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि जो हमारा टर्बो C++ है वो एक कंपाइलर था जो कि हम अपनी C लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, और सेकेंडली हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, और हमने इसके अंदर ये चीज़ देखी थी कि हम ख़ुद को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज का कोड लिख सकें। सी लैंग्वेज का कोड जो आपकी मशीन है, जो आपका कंपाइलर है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और एट दी एंड उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आज हमने यहाँ से बात को स्टार्ट करना है कि अगर हमने प्रोग्राम को क्रिएट करना हो या एडिट करना हो, सेव करना हो, तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। ऑब्वियसली आपकी जो बुक है उसके अंदर उसने एक लेंथी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर से जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट या एडिट करना है तो उसके लिए आपने क्या चीज़ करनी है। अब आपने इस बात को याद रखना है कि जब ये चीज़ें बनी थी तब हमारे पास माउस का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, माउस जो था वो हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो उस वजह से हमारा जो मेजर कमांड्स थी वो हम डॉस के ऊपर लिखते थे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास माउस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होता, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमें अक्सर हमारे पास जो शॉर्टकट्स थे वो अवेलेबल नहीं होते थे। हमारे पास जो माउस का पॉइंटर है वो अवेलेबल नहीं था, अगर था भी तो बड़ा लिमिटेड वे में हमारे पास अवेलेबल था। तो आप अपने प्रोग्राम को ओपन करते थे विंडो के अंदर। ठीक है, और आपके पास जब आप अपने प्रोग्राम को ओपन करते थे तो ओपन करने के बाद वो क्रिएट हो गया, देन आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब जो है वो ये है कि अगर उसके अंदर कोई कोड पहले से लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आपके पास वो चीज़ एम्प्टी है और आप उसके अंदर कोई कोड लिख रहे हैं तो वो भी एडिटिंग के अंदर ज़िम्रे में ही आती है। जब आपने ये दोनों काम कर लिए उसके बाद आपने क्या किया, जब आप अपने प्रोग्राम को आप फाइल न्यू ऑप्शन की वहाँ पे एक चीज़ आपको मिल जाती थी। ठीक है, अब फाइल न्यू ऑप्शन जो थी ये बेसिकली करती क्या है कि अगर तो आपने अपने किसी प्रोग्राम को ओपन किया है, ठीक है, और ओपन किया आप उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, या आपके पास आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज अपने अंदर रखता होता है, जो कि मैं अभी आपको इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाके बता भी दूँगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप कई दफ़ा न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है, उसके अंदर कोई लाइब्रेरी इंक्लूडेड नहीं होती, तो मोस्टली लोग जो हैं वो जब बिल्कुल कोई नया कोड लिख रहे होते हैं तो वो इस ऑप्शन को ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर ली है हम एंड पे उसको सेव भी करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फाइल सेव की कमांड होती है। ठीक है, या तो आप वो कमांड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल है, आपकी बुक बनी हुई है, आप उसको देख भी सकते हैं, या आप F2 की कमांड से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सेव फाइल आप करते हैं तो ऑब्वियसली उसका अभी भी प्रोसेस यही है। अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया हो, एक्सेल यूज़ किया हो, वर्ड यूज़ किया हो, ये जब आप फाइल को सेव करते थे Ctrl+S से, तो वो आपको सेव एज की कमांड देते थे कि आप अपने फाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका पास जो है वो एक आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया होता है, और दूसरा जो पास होता है वो आपने खुद से आप चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर तो आप जो सेव फाइल है, जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर फाइल का कोई नाम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम आएगा, noname00.cpp। ठीक है, आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं, और आप इस फाइल का ऑब्वियसली जो पाथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो सी में जाके सेव हो रही होती है, सी ड्राइव में। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसके अंदर से ये उसने मेन की पॉइंट है आपके लिए, ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। वो आपको बता रहा है कि बेसिकली जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी जो है ये बेसिकली पेरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, और C++ जो है ये उसका आप समझ लें कि एक एडवांस, एक ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफाइड बेटा है। ठीक है, C++ सिस्टम दुनिया में ज़्यादा यूज़ होती है, सी का यूज़ अब उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप C++ का कोड लिख रहे हो तो फिर वो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .cpp होती है। ठीक है, जैसे आपके पास जो आपके ऑडियो सॉन्ग्स हैं उसकी एक्सटेंशन
MP3 होती है और आपकी जो वीडियो सॉन्ग्स हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .MP4 होती है, ठीक है। तो अगर आप C++ में कोड लिख रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .cpp होगी, ठीक है। लेकिन आप चूँकि अभी सिर्फ बेसिक बातें पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारी जो एक्सटेंशन है वो .c होनी चाहिए। .c एक्सटेंशन वाला जो कोड है वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा, लेकिन जो .cpp वाली एक्सटेंशन है वो ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें देख ली कि हमारा टर्बो C++ क्या था, IDE क्या था, प्रोग्राम को हम क्रिएट एंड एडिट कैसे कर रहे थे और इवेंचुअली उसको सेव कैसे कर रहे थे। इसके बाद आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपका जो कोड है वो कंपाइल किस तरह से होगा, लिंक किस तरह से होगा और इवेंचुअली आपने जो कोड अपना लिखा है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी IDE के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंपाइलिंग आ जाती है, ठीक है। हमारी जो C लैंग्वेज है ये आपको कंपाइलर प्रोवाइड करता है और ये कंपाइलर क्या चीज़ कर रहा है, ट्रांसलेट करता है आपके सोर्स प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यूजिंग .obj एक्सटेंशन, ठीक है। कि हमारा जो C का कंपाइलर है, मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि ये हमारे पास एक IDE है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप किचन में खड़े हैं सेंटर में चूल्हे के पास और आपके इर्द गिर्द आपको हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको वहाँ से ही मिल जाती है। तो चूँकि IDE है ये भी, इसी वजह से हमारा जो C कंपाइलर है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है और वो हमारे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम जो है वो C लैंग्वेज में लिखा होता है और ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये चीज़ समझ आती है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है और कंप्यूटर को ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है, हमें इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब आपका कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है उसको लिंक करने का, ठीक है। अब जो लिंकिंग वाली बात है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी लेंथी भी है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आता है लाइब्रेरी फाइल्स का, ठीक है। हम जब भी कोई प्रोग्राम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि हम बिल्कुल फ्रेश कोड लिखें, जैसे मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है। हम बिल्कुल फ्रेश कोड लिख रहे हैं और फ्रेश कोड के अंदर हम अपने कंपाइलर को IDE को हर चीज़ नए तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। सेकंड तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास बनी बनाई लाइब्रेरी फाइल्स है। जब आप एक दफ़ा पहिया बना लेते हैं तो आपको दोबारा से पहिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसके मैकेनिज़्म को यूज़ करें, ठीक है, और आप पहिए को अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइब्रेरी फाइल्स ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है, इसके अंदर मैथ की फ़ाइल होती है, इनपुट आउटपुट की फाइल्स अवेलेबल होती हैं जो कि हम आगे जब हम कोड लिखेंगे तो हम उसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं इनको हम यूज़ करते हैं और हम इनको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस बाय कंपाइलर इज़ लिंक टू मैनी फाइल्स बाय लिंकर, कि हमारे पास जो लिंकर है वो क्या करता है, हमारी ऑब्जेक्ट फाइल को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लिंक कर देता है बहुत सारी फाइल्स के साथ। ये चीज़ कैसे होती है, हमारा जो लिंकर है वो लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में मिलाता है, ठीक है। इनको वो आपस में जोड़ देता है और जोड़ने के बाद एक ऐसी फाइल बनाता है जिसको हम .executable फाइल कहते हैं और इसकी एक्सटेंशन भी हमारे पास .exe होती है। अब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, ये आपकी एग्जीक्यूशन में आ जाती है, ठीक है। ये आप लोग जब 9th में फर्स्ट टाइम आए थे तो आपके लिए ये वर्ड थोड़ा सा नया था, लेकिन अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप उसको लिंक कर लेते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स ऑब्जेक्ट फाइल्स आपस में लिंक होके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन गई, तो फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूटिंग का, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग जो है वो बड़ा सा आसान तरीका है, कुछ हमारे पास कमांड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। Alt+F9 की कमांड होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रोग्राम मस्ट लोड इनटू मेमोरी और वो आप लोडर के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो लोडर वाला काम है नॉर्मली तो हमारा जो IDE है जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इन्हीं स्टेजेस के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है वो लोड हो चुका होता है। हाँ, अगर वो नया कोड होगा, फाइल न्यू ऑप्शन वाली कमांड होगी, अगर वो वाला कोड होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको लोडर की कमांड को यूज़ करना पड़ेगा सो दैट आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड हो जाए। जैसे ही वो लोड होगा आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट वो तब होगा जब उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सिंटैक्स एरर था, लॉजिकल था, रन टाइम था, आप ये चीज़ों को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने अपने प्रोग्राम को पहले क्रिएट किया, एडिट किया और फिर सेव करना देखा, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बाद हमारे पास हमने ये देखा
कि हमारा जो प्रोग्राम होता है जब वो सेव हो जाता है तो फिर हम उसको कंपाइल कैसे करते हैं, उसको लिंक कैसे करते हैं अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और इवेंचुअली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारे पास सिर्फ यही था। ठीक है, हमारा जो कोड है यहाँ पे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हमारा जो आगे फर्दर लेक्चर है उसके अंदर हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।